जीवनपुर नामक एक गांव में राधिका कहकर एक गरीब लड़की रहा करती थी, जिसने हाल ही में अपने माता पिता को खोया था। उनके जाने के बाद अब वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। वो अपने माता पिता को सुबह शाम याद करती रहती। माँ, पापा, आप दोनों की बहुत याद आती है। मैं क्या करूं? इस दुनिया में आप रहकर मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मेरा इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं है। आप दोनों ही थे जो थे। आप दोनों भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी? राधिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते, जिस कारण उसे घर खाली करना पड़ता है और वो फुटपाथ पर एक टेंट बांधकर वहाँ उसके अंदर रहने लगती है। रात में कड़कड़ाती ठंड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी राधिका उस टेंट में ही रहती है। वो रोजाना दिन भर पैदल चलकर पूरे गांव में काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरे गांव में काम ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूं? सूरज भी ढल चुका है। अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई घर भी नहीं रहा। अपने तंबू में वापस जाना होगा मुझे। रात में जब राधिका को बहुत तेज भूख लगती है, तभी वो अपने पास पड़े कुछ चने और चाट मसाले को मिलाकर चना चाट बनाती है, जिसे खाकर उसका पेट भर जाता है। ये चना चाट माँ और पापा को बहुत पसंद था। मेरे हाथ का चना चाट खाकर वो एक प्लेट और मांगते रहते थे। क्यों ना मैं अपना चना चाट मसाला का व्यापार शुरू कर दूं। अब मुझे वैसे भी इस गांव में कहीं भी कोई काम मिलने से रहा, उससे बेहतर यही रहेगा कि मैं खुद ही अपना चना चाट का ठेला खरीदूं। राधिका अगले दिन एक झोला लेकर पूरे गांव में यहाँ से वहाँ घूम घूम कर कचरा बीनती है और कबाड़ को बेचकर उससे अच्छे खासे उसे पैसे भी मिल जाते हैं। अब मैं इन पैसों से ठेला और बाकी का सामान खरीदूंगी। राधिका उन पैसों से सारा सामान खरीदकर गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाती है और उस ठेले पर बोर्ड भी लगाती है, जिस पर लिखा होता है राधिका चना चाट वाली। हे माता रानी, नई शुरुआत की है, आपके नाम के साथ शुरू कर रही हूँ। बस अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस नए काम पर हमेशा बनाए रखना। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ माँ। राधिका भगवान का नाम लेकर ठेले पर तिलक लगाती है और अपना काम शुरू करती है। उसकी चना चाट को देखकर थोड़ी ही देर में वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ओह, मुझे भी एक प्लेट चना चाट देना। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है ये चना चाट तो। और मुझे भी एक प्लेट चना चाट देना, और हाँ, नींबू थोड़ा ज्यादा निचोड़ना ताकि स्वाद में और 4 चांद लग जाएं। जी ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आपका, और ये लीजिए आपका चना चाट। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही कमाल का है ये चना चाट तो। मजा ही आ गया इसे खाकर तो। धन्यवाद भाई साहब। मैं एक ब्लॉगर भी हूँ। क्या मैं तुम्हारा ये ठेला अपने ब्लॉग में ऐड कर सकता हूँ? मैं यूं ही चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाकर छोटे छोटे फूड स्टॉल्स की वीडियोस शूट करता रहता हूँ। ठीक है भाई साहब, आप जरूर शूट कर सकते हैं। आपके शूट करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे और अच्छा लगेगा जब आपके व्लॉग के माध्यम से मेरे ठेले में और ज्यादा लोग चना चाट खाने आएंगे। जी जी, वो बात भी है। चलो ठीक है। वो ग्राहक राधिका के चना चाट स्टॉल का वीडियो शूट करता है और उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है। वो वीडियो 24 घंटों में बहुत वायरल हो जाती है। क्या सच में मेरी वीडियो को एक दिन में ही पूरे 1 लाख लोगों ने देखा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल किसी सपने के बराबर लग रहा है। लेकिन ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है राधिका। तुम एक पॉपुलर स्टार बन चुकी हो। लोगों को तुम्हारे चना चाट बनाने की अनोखी रेसिपी बहुत पसंद आई है और बहुत से लोग अब तुम्हारे ठेले पर चना चाट खाने भी आएंगे। भाई साहब, आपने जो मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये तोहफा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस तोहफे को देकर आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। धन्यवाद। अरे राधिका, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। ये तोहफे वगैरह देकर मुझे पराया मत करो। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे बताना। तुम्हारा ये बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। धन्यवाद भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे हो। राधिका के जीवन से धीरे धीरे गम के काले अंधेरे अब हटते जा रहे थे और खुशियों की किरणें आने लगी थी। एक दिन जब राधिका अपने ठेले को बंद करके घर जा रही होती है, तभी उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी एक बूढ़ी महिला पर जाती है।
जिसके सर से बहुत खून बह रहा था और वो घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या? इन काकी के तो माथे से कितना खून बह रहा है। लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले कि देर हो मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन इतनी रात गए, अब मुझे कोई सवारी कैसे मिलेगी? अस्पताल तो बहुत दूर है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काकी को बचाना होगा। मैं एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो चुकी हूँ, लेकिन किसी और के माता पिता को उनसे दूर नहीं होने दूंगी। राधिका अपने ठेले की रेडी से सारा सामान निकालकर उस रेडी पर उस बूढ़ी महिला को सुलाती है और उस रेडी को धक्का मारते हुए वो अस्पताल ले जाती है। और अस्पताल पहुंचते ही वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर नील जब बूढ़ी महिला को देखते हैं तो वो भौचक्के रह जाते हैं। माँ, ये क्या हो गया मेरी माँ को? माँ? हाँ, ये मेरी माँ है। डॉक्टर नील फौरन अपनी माँ शोभा को ओटी में ले जाते हैं और उनका उपचार करते हैं। 2 दिन शोभा की हालत में सुधार आता है। दोनों दिन राधिका बार बार शोभा की हालत की खबर लेने आती रहती और जब 2 दिन बाद वो शोभा से हॉस्पिटल में मिलती है तभी। शुक्रिया बेटा, अगर उस रात तुम मुझे अस्पताल में नहीं लाती तो ना जाने क्या होता। मेरी माँ की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नील रघुवंशी। और तुम? राधिका व्यास। राधिका, तुम चना चाट बेचती हो ना? मैंने तुम्हें देखा है पहले। तुम्हारे माता पिता? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2 महीने पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मैं बेघर हो गई और टेंट लगाकर फुटपाथ पर रहने लगी। फिर मैंने चना चाट बेचना शुरू किया और फिर मैं फेमस हो गई। अब एक किराए के घर में रहती हूँ और अब सब ठीक है। मेरे जीवन में अब सब अच्छा चल रहा है। सच में राधिका, तुम आज की हर एक अकेली लड़की के लिए मिसाल हो। तुम पर इतने दुखों के पहाड़ टूटे, लेकिन तुमने हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ना सही समझा। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। काश दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा सोचता, अच्छा और ईमानदार होता, तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाती। काकी जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए कुछ फल लिए हैं और मेरे ठेले का चना चाट। राधिका अपने हाथों से शोभा को चना चाट खिलाती है। देखते ही देखते अब शोभा राधिका को अपने घर भी बुलाने लगती है और दोनों के बीच एक अलग सा लगाव जुड़ जाता है। इसी बीच राधिका और नील की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है और एक दिन नील अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे राधिका से प्यार हो चुका है। मुझे उससे शादी करनी है। क्या? अरे वाह बेटा, ये कितनी अच्छी बात है। मेरे मन में भी यही विचार चल रहा था, क्योंकि राधिका जैसी लड़की मिलना आज के जमाने में ठीक उसी तरह है जैसे रेगिस्तान में पानी मिलना। तभी वहाँ दरवाजे पर आई राधिका ये सारी बातें सुन लेती है। राधिका, बिटिया आ गई तू। माफ करना, तुझे ये सब सुनकर। माफी मत मांगिए काकी जी, मैं भी नील जी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपकी बहू बनने का सौभाग्य मिले, इससे अच्छा और क्या होगा। क्या सच राधिका? हाँ नील जी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। इस तरह अंत में शोभा नील और राधिका की शादी कराकर राधिका को अपने घर की बहू बनाकर लाती है और शादी के बाद भी राधिका अपनी चना चाट के व्यापार को जारी रखती है और अब वो तरक्की करके हर गांव में अपना चना चाट का स्टॉल लगाती है और अपने जीवन में खुशी से रहती है। चारों जी अपने बेटे अनुज की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही होती है, जिसके लिए पंडित जी हर हफ्ते उसके पास आकर उसे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हैं। ओफो पंडित जी, इस लड़की के नैन नक्श तो देखो। नाना, मेरे 10 बेटे नहीं हैं, एक लौता बेटा ही है। उसके लिए मुझे एकदम सुंदर लड़की ढूंढनी है, जो गुणवान हो, सर्वगुण संपन्न हो। ठीक है चारू बहन, मैं और 2-3 लड़कियों की तस्वीरें लाता हूँ, फिर आप बात आगे बढ़ा देना। जी पंडित जी, धैर्य से काम कीजिए, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। बस यही है कि इस साल के अंत तक मुझे कैसे भी करके अपने घर बहू लानी है, फिर अगले साल मेरी सिया की शादी भी करा दूंगी। ठीक है। अब आप सीधे अगले हफ्ते आना, तब तक मेरा अनुज काठमांडू की सैर करके भी वापस आ जाएगा। अनुज अपने दोस्तों संग नेपाल की सैर करने गया था और वो अगले हफ्ते आने वाला था। उसके आने की खुशी में चारों उसके लिए उसके मनपसंद व्यंजन बनाती है, लेकिन जब वो आता है तब उसके साथ उसकी धर्मपत्नी नीमा भी होती है।
दोनों के गले में वरमाला होती है और नीमा की मांग अनुज के नाम के सिंदूर से भरी होती है। अनुज और नीमा को यूं शादीशुदा देखकर चारू के हाथ से आरती की थाली गिर जाती है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या है अनुज बेटा, तूने शादी कर ली, वो भी इस नेपाली लड़की से? हाँ माँ, काठमांडू की ट्रिप के दौरान मेरी मुलाकात नीमा से हुई और फिर हम नीमा के घर के पास वाले होटल में ही रुके थे। नीमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। नीमा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे नालायक, निगोड़े, निकम्मे, हमारे भारत की सारी लड़कियां लाइन लगाकर तुझे राखी बांधने आई थी क्या, जो तुझे नेपाल की ये मोमो ही पसंद आई? लेकिन माँ, भैया और नीमा भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और नीमा भाभी देखने में भी कितनी सुंदर है और साथ ही गुणी भी लग रही है, तो फिर क्या बुराई है? ओ कलमुही, तू शांत रह। अनुज बेटे, कौन से परले आने वाला था जो तूने अपनी माँ को पूछे बिना ही इतनी जल्दबाजी में इस नेपाली लड़की से शादी कर ली? माँ जी, मेरे को माफ करना, लेकिन हाल ही में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण मैं घर पर अकेली रह गई थी। मेरा नेपाल में अब कोई नहीं रहा, इसलिए अनुज जी ने मुझसे शादी कर ली और यहाँ ले आए। वहाँ के पंडित जी ने कहा कि अगला शुभ मुहूर्त सीधे 6 महीने बाद है, इसलिए मैंने और नीमा ने शादी कर ली। अपने बेटे की खुशी की खातिर चारू को अपनी नेपाली बहू को अपनाना ही पड़ता है। अपनी पहली रसोई में नीमा मोमोज, दाल भात और बाकी नेपाली व्यंजन बनाती है, जिन्हें देखकर चारू गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये सब क्या है? मुझे मेरा खाना चाहिए, ये नेपाली खाना नहीं। माँ, एक बार इन मोमोज को चक्कर तो देखिए, क्या लाजवाब बनाए हैं, वाह। और ये क्या है नीमा भाभी? ये ठुक्पा है, काठमांडू का फेमस नूडल, और ये मीठी डिश सेल रोटी है। माँ, जब आप खाने को चखोगी नहीं तो आपको उसके स्वाद के बारे में पता कैसे चलेगा? चुप रह तू, और तू नेपाली, कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे हाथ का बना नेपाली खाना नहीं खाने वाली हूँ। चुपचाप भारतीय खाना बना, वरना मैं तेरा बोरिया बिस्तर उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगी, समझी तू? इतना कहकर चारू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और नीमा घर के बाहर निकलती है। तभी गली की औरतें उसे देखकर हंसने लगती है। अरे देखो तो, ये तो चारू की बहू है। ओए छोटी आंखों वाली, जरा इधर तो देख। बेचारी चारू, मिल मिलाकर उसे एक नेपाली बहू ही मिली। अरे ओ पिंग पोंग, चपटी आंखों वाली। नीमा को उन औरतों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। नीमा जहाँ भी जाती, हर कोई उसका तिरस्कार ही करता। घर आने के बाद वो खूब रोती है। अरे अब क्यों रो रो कर मेरे घर में पनौती फैला रही है? तुझे नेपाल छोड़ते हुए ये सब नहीं सूझा? जब तू मेरे बेटे से शादी कर रही थी, तब तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? माँ जी, मैं नेपाली हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, तो लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? भाभी, ये लीजिए, आप पानी पीजिए, चिंता मत कीजिए, ये सब नया नया है और फिर बाद में सब चुप हो जाएंगे। आप किसी की बात को दिल पर मत लगाइए। भैया आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, और क्या चाहिए आपको? अरे ओ भाभी की दीवानी ननद, आई बड़ी मैं भी भाभी से प्यार करती हूँ वाली, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सारा भाभी का प्यार का बुखार उतर जाएगा। और तू जल्दी से अपना बंदोबस्त कर ले और खुद से ही मेरे घर को और मेरे बेटे को छोड़कर चली जा, वरना मैं खुद तुझे नेपाल पार्सल कर दूंगी। नीमा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उसकी ननद सिया और पति अनुज उसे संतावना देते हैं। थोड़े दिनों के बाद सिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और उसकी शादी पंकज नाम के लड़के के साथ तय होती है। भाभी, अब आज से लेकर 6 महीने बाद मेरी शादी है, हम दोनों अभी से ही तैयारियां शुरू कर देंगे, आप दोगी ना मेरा साथ? बिल्कुल सिया, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तुम मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन के जैसा हो। अनुज अपनी बहन की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करता है। 5 महीने बीत जाते हैं
वो गुल्लक में रखे पैसे गिनता है और देखता है। बस और थोड़े बहुत पैसे ही कम पड़ रहे हैं, वो मैं इस महीने ओवर टाइम काम करके कमा लूंगा। अगले महीने तक सब कुछ ठीक से हो जाएगा और फिर हमारी सिया की शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तेरे पापा अगर सिया की शादी के लिए होते तो कितना अच्छा होता। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट ना होता। खुशियों के मौकों पर यूं आंखों में पानी नहीं लेते माँ। पापा सिया की शादी को ऊपर से जरूर देखेंगे और उसे भी अपना आशीर्वाद देंगे, जैसे उन्होंने मुझे और नीमा को दिया होगा। तू अपनी और नीमा की बात ही मत कर, वरना फिर से मेरा दिमाग हिल जाएगा। नीमा के आने से इस घर की रौनक ही जा चुकी है। देखते ही देखते सिया की शादी का समय आ जाता है, लेकिन उसकी शादी के एक हफ्ते पहले अनुज के रखे हुए सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और वो सब बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ना जाने अब क्या होगा, सारे पैसे चोरी हो गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है माँ। लाखों रुपए चोरी हुए हैं। एक हफ्ते बाद सिया की शादी है, कैसे करेंगे हम अब पैसों का इंतजाम? पुलिस चोर को ढूंढ रही है। ये सब मेरी शादी के वक्त ही होना था क्या? अब मेरी शादी कैसे होगी? सिया रो मत, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो भगवान जी पर। अरे क्या भरोसा रखो? अरे मैंने कहा था ना, इसको लक्ष्मी के आने से ही घर में सब अशुभ हो रहा है। इस नेपाली चुड़ैल को घर से बाहर निकालो, इसके कारण ही हमारी खुशियाँ हमसे छिन चुकी है। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इस सब में नीमा की क्या गलती? अगले दिन नीमा अखबार में एक इश्तेहार पढ़ती है, जिसमें एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। कुकिंग कंपटीशन जीतने वाले को मिलेगा पूरे 5 लाख का इनाम और साथ ही एक दुकान भी। ये तो काफी सुनहरा मौका है। मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी और मोमोज बनाऊंगी। नीमा उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मोमोज बनाकर जजेस का दिल खुश कर देती है। अरे वाह वाह, क्या मोमोज है ये! यहाँ मौजूद सभी लोगों ने काफी नॉर्मल डिशेस बनाई है, लेकिन तुमने ये मोमोज बनाकर मेरा दिल जीत लिया नीमा। और इसी के साथ नीमा उस कुकिंग कंपटीशन को जीत जाती है और उसे एक दुकान भी मिलती है, जिसे वो अपने मोमो स्टॉल बना लेती है। नीमा मोमो स्टॉल। उसके मोमो स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है। सभी उसके मोमोज की दीवाने हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या मोमोज हैं! और ये चटनी एकदम कमाल की बनी है। मैं तो और 2 प्लेट खाऊंगा। वाकई में ये मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया इन्हें खाकर। असल में ये मोमोज नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। नीमा अपने इनाम के पैसे अनुज को देती है। ये लो अनुज जी, ये मेरे इनाम के पैसे हैं। सिया मेरी छोटी बहन के जैसी है और उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच नीमा। धन्यवाद नीमा बहू। मैंने हमेशा तुझे ताने कसे, तेरा तिरस्कार किया, लेकिन अंत में तूने सारे गिले शिकवों को दूर रखकर मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी रकम दी। बात पैसों की नहीं है, बात मन की है, प्यार की है। तेरा मन गंगा जल की तरह साफ है। तू मेरी बेस्ट बहू है और मेरी बेस्ट भाभी। नीमा और चारू दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ सिया और पंकज की धूमधाम से शादी होती है और नीमा अपने मोमो स्टॉल से पैसे कमाकर खूब तरक्की करके बहुत आगे जाती है।